बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है वो ज़फ़र ख़ान है और जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो है ज़ैनुल आबदीन और उबैदुल्लाह। जो हमारा डिस्कशन है और जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन प्रोजेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, जो ओपन प्रोजेक्ट है वो कई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को और मॉनिटर कर सकें प्रोजेक्ट को अपने। ठीक है, तो जो हमारा ओपन प्रोजेक्ट है वो कई टूल्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, बिल्ड है, जैसे कि आप उसके अंदर जो है वो टास्क मैनेजमेंट है, कोलैबोरेशन है, टाइमलाइन है और रिपोर्टिंग है, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है वो एक टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं आपके ओपन प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ट इन, और ये ओपन प्रोजेक्ट को एक वन सेंट्रलाइज्ड जो है वो प्लेटफॉर्म बनाता है। ठीक है, फिर जो हमारा पेम बुक गाइड जो है जो कि मैनेज करती है 4 कॉन्स्टेंट्स को, हमारे स्कोप को, टाइम को, कॉस्ट को, क्वालिटी को, इन सब को। तो ओपन प्रोजेक्ट जो है वो इन सब को सपोर्ट करता है और एश्योर करता है कि जो हमारी जो टीम है वो अलाइन रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और इफेक्टिव काम करें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं की फीचर्स ऑफ ओपन प्रोजेक्ट। हमारे जो सबसे पहला की फीचर्स ऑफ ओपन प्रोजेक्ट है वो है रोल एंड रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स एंड रोल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट है वो यूज़ करता है मेथड RACI मेथड, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसोलिडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरली डिफाइन करती है इफ़ यू यूज़ दिस मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि टीम के अंदर एक डेवलपर है, एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक UX डिज़ाइनर है, एक क्लाइंट है। ठीक है, अब जो हमारा डेवलपर है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अकाउंटेबल है कि वो मेक श्योर करे कि हमारा जो वेबसाइट है वो ऑन टाइम लॉन्च हो और उसकी डेडलाइन मीट करे। और जो UI डिज़ाइनर है हमारा, ठीक है, वो उसके पास उससे कंसल्ट किया जाए वो सारे डिज़ाइन के फेजेस जो एक प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और जो क्लाइंट है वो हमारा इन्फॉर्म्ड होगा वीकली या जो भी हमारी प्रोग्रेस हुई है प्रोजेक्ट के अंदर वो जब हमें कंप्लीट होगी तो वो हम क्लाइंट को बताएंगे, जो कि इन्फॉर्म्ड के केस में आ जाता है। सही है, तो जिसकी वजह से जब सारे रोल हर किसी को पता होंगे तो कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी और सब क्लियरली रहेगी और हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा। फिर जो अगला पॉइंट है वो है प्लानिंग और स्केड्यूलिंग। तो ओपन प्रोजेक्ट जो है वो हमें एक विजुअल टूल जो है प्रोवाइड करता है, एक एजाइल बोर्ड और गांट चार्ट जो मैप आउट करते हैं प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को। तो जो हमारे ताकि ये है कि जो हमारे टास्क हैं वो शेड्यूल कर सकें इजीली और उनकी डिपेंडेंसीज, और हम लोग उनके जो अंदर जो है वो क्रिटिकल पाथ को ट्रैक कर सकें इजीली। सही है, जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास कोलैबोरेशन का और रिस्क मैनेजमेंट का, कि जो हमारी टीम है वो आपस में ओपन प्रोजेक्ट के अंदर टीम्स इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं बाय यूजिंग द प्लेटफॉर्म। और जो हमारी प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है वो हमारे पास कमेंट्स हैं, डिस्कशन बोर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट शेयरिंग है। और इसके अंदर जो है वो रिस्क रजिस्टर भी इंक्लूड है जो कि टीम को हेल्पफुल रहता है आइडेंटिफाई करने में रिस्क को और ट्रैक करने में कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क है तो वो इजीली ट्रैक करके उसको जो है वो डील किया जाए, ताकि वो ऐसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर रियल प्रॉब्लम बने, वो डील करके हम जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी तरह का डिले ना आए। फिर अगली चीज़ हमारे पास आती है वर्क पैकेज और टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप होता है वो ब्रेक किया जाता है वर्क पैकेजेस के अंदर। ठीक है, उसको एक मैनेजेबल चंक के अंदर वर्क को ब्रेक किया जाता है ताकि हर टास्क इजीली डिवाइड रहे हर मेंबर पे, और वो उसके अंदर जो है वो किसी के ऊपर भी ओवरलोड ना हो। तो ये जो अप्रोच है ये जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को फॉलो करती है ताकि हमारे जो वर्क है वो इजीली हर बंदे के मुताबिक हों और उसको मैनेज किया जा सके और उस पर जो है वो ट्रैक किया जा सके उस वर्क को। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो टाइम एंड कॉस्ट आता है कि हमारे जो एक्चुअल आवर स्पेंड हुए हैं उस काम के अंदर हम उस चीज़ को लॉग कर सकते हैं और उसको बाद में कंपेयर कर सकते हैं एस्टिमेट टाइम के साथ। जो ओपन प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट करता है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट EMV को,
और उसके मैट्रिक्स लाइक, और जो उसके जो मैट्रिक्स हैं उनको भी, जैसे कि प्लान वैल्यू है, अर्न वैल्यू है और कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे अर्न वैल्यू है मैनेजमेंट के, इनको इन मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो कहते हैं सपोर्ट करता है। और इससे ये होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स और स्केड्यूल हैं वो मीट करनी चाहिए, वो मीट होती हैं प्रॉपर, और जो उनके ट्रैक करके जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही स्केड्यूल हुआ है या सही फाइनेंशियल तरीके से चल रहा है, इन सब के बारे में हम लोग देख सकते हैं इस टाइम एंड कॉस्ट फैसिलिटी की मदद से, जो कि ओपन प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं माइलस्टोन और डिलीवरेबल्स की। माइलस्टोन हमारे पास जो है वो एक तरह से की चेक पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक फिनिशिंग फेज होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, तो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं कि जी ये हमारा एक आखिरी माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट का, उसके बाद नया फेज स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास डिलीवरेबल्स होते हैं। डिलीवरेबल्स क्या होते हैं जी, कि जो एक्चुअल आउटपुट हमारा होता है एक्सपेक्टेड, उसको डिलीवर कहते हैं कि जो हमारे इस प्रोग्राम से या इस चीज़ से जो क्या आउटपुट निकलने वाला है, तो वो हमारे पास डिलीवरेबल होते हैं। और कि वो किसी भी तरह का प्रोटोटाइप हो सकता है, वर्किंग प्रोटोटाइप हो सकता है और रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे रोल्स के बारे में डीपली, कि रोल्स हमारे एक्चुअली में इसके अंदर दो तरह के हैं ओपन प्रोजेक्ट के अंदर। जो पहला रोल है वो ये है कि जब हम एज अ ग्रुप एडमिन, आप प्रोजेक्ट एडमिन जब किसी को इनवाइट करते हो, तो आप उसको जो है वो रोल दे सकते हो। वो रोल जो है वो मेंबर हो सकता है, रीडर हो सकता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट एडमिन पे वो होता है, डिपेंड करता है। और इस तरह जो है वो RACI मेथड है जो कि हमने बताया, जिसके अंदर जब आप वर्क पैकेजेस बनाते हो, तो आप उस बंदे को उसके अंदर जो है वो आप रोल असाइन कर सकते हो कि जी ये बंदा ये टास्क करेगा। ठीक है, और इस बंदे से ये टास्क के बारे में कंसल्ट करेगा। आप ये प्रॉपर एक रोल डिफाइन कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपकी जो है वो क्लियरली वर्किंग प्रॉपरली रहेगी, और कोई किसी को जो है ना वो मुश्किल रिस्क जो है वो फेस करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो इजीली मैनेज कर सकेगा चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे ये रोल मैनेजमेंट के हमारी एक तरह से जो है वो है जो हमने डेमो बनाया था, उसके अंदर हमने इनवाइट किए थे अपने मेंबर्स को, और उसके अंदर हमने रोल असाइन वगैरह किए थे उनको। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिसोर्सेज की बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है हमारे पास। जो रिसोर्सेज होता है वो क्या कहते हैं, एक नीड, जब कुछ भी हमें टास्क को कंप्लीशन करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं एक तरह से। ठीक है, हमारे तीन तरह के मेजर रिसोर्सेज होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, मटेरियल रिसोर्स होता है, और फैसिलिटीज़ होती हैं। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती हैं वो होती हैं टीम मेंबर्स लाइक डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, एनालाइजर्स। ठीक है, हमारे मटेरियल रिसोर्स जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, सप्लाईज होते हैं। जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे ऑफिस स्पेस हो गई, मीटिंग रूम हो गया, इंटरनेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपका जो हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें कि जैसे अगर एक बंदा है, वो एक डेवलपर है। ठीक है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ गया। अब उसका लैपटॉप है या PC है या कुछ भी है, वो उसका एक मटेरियल रिसोर्स के अंदर आ गया, और वो किसी लैब में काम कर रहा है, किसी जगह पे काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो एक फैसिलिटी रिसोर्स है। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट हमें अलाउ करती है कि उस टास्क को रिसोर्स अलाउ करने पे किसकी बेसिस के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर और स्किल सेट के ऊपर। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आपका ट्रैक करती है वर्कलोड को, कि कोई बंदा जो है वो ओवरलोड ना हो टास्क से। ठीक है, उसके अंदर जो है वो अवॉइड कर सकें ओवरबर्डन को, और हर टीम मेंबर को इक्वली टाइम जो है वो टास्क असाइन हो। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन की, कि ओपन प्रोजेक्ट जो है वो ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करता है, किस तरह के वो मैनेज करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो इन सब के ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे ओपन प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो इससे आगे जो है वो आपको जैन और उबैद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बैदुल्ला है और अभी मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और बिग प्रोजेक्ट होता है, तो हम उसको इजी डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उसको ईजिली क्या नाम है मैनेज कर सकें, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको टास्क हम किसी को असाइन कर सकें, या उसमें एरर आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो एक हायरार्की बनती है, और इसको WBS को बनाने के लिए हमें 4 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें आता है गैदर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाई की टीम मेंबर्स, डिफाइन मेजर डिलीवरेबल्स, डिकम्पोज ब्रेकडाउन डेवलपर्स। क्रिटिकल डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट की पूरी एक डॉक्यूमेंट बनता है, जिसमें प्रोजेक्ट चार्टर होता है, उसके प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को पूरा ब्रीफ किया होता है।
इसके बाद की टीम मेंबर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो जो हमें हेल्प कर सकें, किन के पास कौन कौन स्किल है जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, तो हम उस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब डिफाइन मेजर डिलीवरेबल्स में क्या होता है कि हम जो मेजर डिलीवरी चीज़ें होती हैं हम उनको हम डिफाइन करते हैं, और वो ज़्यादातर नाउन उसको हम नाउन की तरह लिखते हैं और उनमें 100% रूल्स होते हैं वो करते हैं। और फिर इसका डिकम्पोज ब्रेकडाउन डिलीवरेबल्स में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे मेजर डिलीवरेबल्स होते हैं उनके हम लेवल्स बनाते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ताकि हम जब सम अप करें तो सबसे पहले हम लेवल 3 वाले काम करते हैं क्योंकि वो छोटे टास्क होते हैं, फिर हम उसके ऊपर आते हैं लेवल 2 वाले उनको सम अप करके फिर एंड में हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाती है। अब इसके बाद ये हमारा ओवरव्यू है उसका ओपन प्रोजेक्ट जो हमने टूल इस्तेमाल किया है उसमें ये प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है। तो इसमें ये बोर्ड्स में ऑप्शन था कि इसमें कैन बैन बोर्ड ही बना सकते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोर्ड ही बना सकें, क्योंकि बेसिकली इसमें टेलरिंग भी हो सकती है कि हमने अपने तरह से जो भी हमने काम करना है उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकें। इसमें ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है कि कैन मैन इसका बोर्ड है, इसमें जो होती हैं वो कॉलम्स बनते हैं अलग से, वो टेलर करके बन सकते हैं। और अभी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो बन रहे हैं वो इस तरह सबसे पहले ऊपर समरी टास्क आता है। समरी टास्क क्या होता है कि फेज का नाम आता है वहाँ पे, ताकि जो हमारा फेज चल रहा है और उसके अंदर जो डिफरेंट टास्क हैं वो टास्क आते हैं। इसी तरह एक पूरी हायरार्की बनती है, सबसे फेज फिर उसके अंदर टास्क और फिर आगे उसको हम असाइन करना हो सब कुछ वो करते हैं। इसके बाद आता है कि वो हमारे ओपन प्रोजेक्ट के साथ जो डब्ल्यूबीएस कैसे रिलेट कर रहा है। तो जो हम टास्क बनाते हैं, जो हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम एक्टिविटी डिफाइन करते हैं डब्ल्यूबीएस में, तो वो एज जो वर्क पैकेज होता है, जो हमारा ओपन प्रोजेक्ट होता है इसमें एक वर्क पैकेज बनता है, वो उसको हम एज एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन रहा होता है कि जो वर्जन है इसका वो पेरेंट है और उसके अंदर जो टास्क आ रहे हैं वो उसके चाइल्ड्स हैं। और जो हम इसको देख कर सकते हैं ओपन प्रोजेक्ट में गैन चार्ट व्यू होता है तो उसमें हम सारा कुछ हमारे पास क्लियरली आ रहा होता है कि कौन सा फेज चल रहा है और कौन सा उसके माइलस्टोन्स हैं या कौन सा उसके चार्ट्स हैं। अब ये इस में हम देख सकते हैं इस पिक्चर में ओवरव्यू में कि ये जो येलो लाइन है ये, और जो आगे से एंड होकर नीचे येलो ग्रीन तक जा रही है, ये पूरा एक फेज है और उस फेज के अंदर भी अंदर एक और फेज है जो नीचे डिफाइन हुआ है। इसके बाद आज था स्केजुलिंग इन ओपन प्रोजेक्ट के, हमारे प्रोजेक्ट में ओपन प्रोजेक्ट में स्केजुलिंग कैसे की जाती है। स्केजुलिंग क्या होता है कि हमने किसी भी टास्क को बनाना या एक्टिविटी को बनाना कि उसको हम कैसे स्केड्यूल करना है, उसको कब करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ होता है। तो इसके बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं वो 4 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें डिफाइन एक्टिविटी आता है, उसके बाद सीक्वेंस बनाना होता है, उसके बाद आता है कि एस्टिमेट ड्यूरेशन कितनी है वो आती है, उसके बाद आता है कि डेवलप स्केड्यूल कर सकते हैं। डिफाइन एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हमारा पहला पॉइंट ये होता है कि हमें एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होता है। तो इसमें हम एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल देखते हैं कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं ही हैं उनको हम कैसे स्केड्यूल करेंगे, उसका कैसे वर्क पैकेज करेंगे, उसको उस एक्टिविटीज़ को हमने कब करना है, कैसे करना है, वो इसमें आएगा एक्टिविटीज़ में। इसके बाद वही जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सीक्वेंस करते हैं कि वो किस सीक्वेंस में चलेंगी, कि पहले कौन सी वाली आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, ये सारा एक सीक्वेंस होता है इसका, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में बन चलना होता है। तो इसमें एक पी&डी डायग्राम भी होती है, जो इसमें तो नहीं ओपन प्रोजेक्ट में तो नहीं बन रही, मगर हम इसमें खुद असाइन कर सकते हैं कि ये जो एक टास्क है इसका स्टार्ट टाइम ये है, एंड टाइम ये है, और इसका प्रीडिसेक्सर ये होगा और सक्सेसर ये होगा, कि इससे पहले ये चीज़ होनी है उसके बाद ये चीज़ होनी है। और इसमें हम डेज भी सिलेक्ट कर सकें, जिस तरह वो हमने पी&डी डायग्राम में पढ़ा था कि डेज हम सिलेक्ट करते हैं कि इस एक्टिविटी के लिए इतने डेज हैं, तो वो भी हम इसमें डेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो कैसे एस्टिमेट होती है कि हमने इसकी डिफरेंट से टेक्निक्स पढ़ी थी, तो उसमें एक टेक्निक थी एक्सपर्ट जजमेंट ना, तो वो एक्सपर्ट जजमेंट इसमें हमारे ओपन प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, ताकि उसमें जो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो खुद अपने बिजनेस जो उसका एक्सपीरियंस होता है, बिजनेस एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, उसको यूज़ करते हुए वो वहाँ पे डेज बनाता है या उसका ड्यूरेशन वहाँ पे सिलेक्ट कर देता है खुद।
अब ये हमारा जो ओवरव्यू ओपन प्रोजेक्ट का, उसमें हमारे पास ये जो सामने शो हो रहा है, ये हमारे सारे टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसकी टाइप्स भी शो हो रही हैं, उसका स्टेटस है कि वो एक्टिविटी कहाँ पे पहुंची है, न्यू है, इन प्रोग्रेस है या होल्ड पे है। उसके बाद आगे असाइन आ रहा है कि वो एक्टिविटी किस बंदे को असाइन हुई है। उसके बाद प्रायोरिटी आ रही है कि हाई है, नॉर्मल है, जो कि मेजर डिलीवरेबल्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद एक साइड पे एक ये कॉलम बना हुआ है जिसमें हम वो सारा कुछ जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो साइन कर सकता है, किसको साइन करना है उसने, उसका अकाउंटेबल कौन होगा। उसके बाद जो एस्टिमेट एंड प्रोग्रेस है इसमें कि वर्क है जो रिमेनिंग कितना हो गया और कितना रहता है, वो सारा कुछ इसमें सारा कुछ फेस करेगा। और इसी में डेट वगैरह भी बताएगा ताकि वो जो पीएनडी डायग्राम बनती है, उस डायग्राम तो नहीं बनती, लेकिन इसमें हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग गैन चार्ट। गैन चार्ट में सारा व्यू आ रहा होता है। अब ये है कि डेवलप स्केड्यूल, हम स्केड्यूल को डेवलप कैसे करते हैं। जो हमने पढ़ा था उसमें स्लाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में, उसमें देखा था कि जो स्केड्यूल बनाने के लिए हमें दो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक प्रोजेक्ट कैलेंडर की और एक रिसोर्स कैलेंडर की। कि प्रोजेक्ट कैलेंडर में हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से कैसे चल रहा है और रिसोर्स कैलेंडर में हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से उस टाइम में अवेलेबल होंगे। तो जो ओपन प्रोजेक्ट है वो हमारे प्रोजेक्ट कैलेंडर को तो शो करता है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट कैलेंडर में बेसिकली गैंट चार्ट होता है कि कौन सा एक्टिविटी कहाँ कब चल रही है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें रिसोर्स कैलेंडर नहीं होता, क्योंकि इसमें रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसमें के बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि बेसिकली दो किस्म के रिस्क होते हैं, एक प्योर रिस्क होता है और एक बिजनेस रिस्क होता है। प्योर रिस्क में ये होता है कि लॉस ऑफ लाइफ होता है, फ्लड आ जाए या फिर लैपटॉप हमारा क्रैश कर जाए, तो कोई डिजास्टर आ जाए, तो कोई भी मसला हो सकता है, अनसर्टेन चीज़ें। तो उसको हमारा ओपन प्रोजेक्ट ऐसे हैंडल कर रहा है कि ये इसका अकाउंट बनता है और उसके प्रॉपर सारी चीज़ें पीछे सेव हो रही होती हैं। जो बिजनेस रिस्क होता है ये पूरा डिपेंड कर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के एक्सपीरियंस पे, ताकि वो सिलेक्ट करे कैसे करेगा, उसने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, या जब वो रिक्वायरमेंट गैदर कर दोगे उसको कितना बजट चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर पे डिपेंड कर होता है। इसके बाद आता है कोलैबोरेशन इन ओपन प्रोजेक्ट के, हमारे ओपन जो प्रोजेक्ट इसमें टूल है इसमें कोलैबोरेशन किस तरह की हो रही है। कोलैबोरेशन इसमें हो रही है कि हम स्टेक होल्डर को एंगेज कैसे करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन में कैसे करेंगे। स्टेक होल्डर को हम इसमें ऐसे एंगेज करते हैं कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की और जो हमारा टीम मेंबर होता है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो टीम मेंबर्स को टास्क असाइन की होती हैं, वर्क पैकेजेस, एक्टिविटीज जिस तरह कहते हैं। तो वो जब एक्टिविटीज कर रहा होता है उसमें कोई वर्क करता है तो वो उसको बताता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। वो एज यहाँ इसमें गिटअप का भी ऑप्शन है, ताकि हम जब काम करता है तो गिटअप से पुश करता है तो वो सारा कुछ उसके बाद एक्टिविटी बन रही होती है, और वो फिर वहाँ से कैन बैन बोर्ड में या किसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में वो सारा कुछ वहाँ पे फाइंड करता है कि ये इन प्रोग्रेस में है, वो सारा कुछ है। तो उस पूरे की एक क्या नाम है डॉक्यूमेंट बनता है, पीडीएफ फाइल बनती है, जो हम अपने स्टेक होल्डर से शेयर कर सकते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है, और जो हमारा स्टेक होल्डर है, जो हमारा जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको ही पता लगे कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है। और इसके बाद जो हमारा कोलैबोरेशन बिटवीन टीम्स होती है वो भी हमारा ओपन प्रोजेक्ट असाइन करता है कि इसमें एक मीटिंग का ऑप्शन है कि हम कभी भी मीटिंग बना सकते हैं, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको कोई इशू आ रहा है अपने टीम मेंबर से, उसने काम नहीं सही किया, तो उसके साथ हम वीडियो बना मीटिंग कर सकते हैं। उसको जब मीटिंग बनाते हैं तो वो जो ओपन प्रोजेक्ट है ये उसकी ईमेल पे नोटिफाई भी करता है उसको कि आपकी इस टाइम पे मीटिंग है, और उसका फिर पूरा रिकॉर्ड रखता है कि मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे सब में कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है। अब ये हमारे ओपन प्रोजेक्ट में एक ऑप्शन है कि जहाँ पे वो रिपोर्ट बना रहा है पीडीएफ फाइल, जो जिसमें हमारे सारे टास्क होंगे जो कैसे डिफाइन हो रहे हैं, उनमें क्या क्या काम हो रहा है, इन प्रोग्रेस में कितने हैं, या ओल्ड में कितने हैं, या न्यू कितने हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये मीटिंग का वो शो हो रहा है कि जो मीटिंग हमने की है वहाँ से हम मीटिंग बना भी सकते हैं नई। और इसमें हम क्या नाम है जो हमारी मीटिंग हुई है जब बनाते हैं तो वो उस बंदे को नोटिफाई भी करते हैं कि जिसके साथ हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से फिर वो सारा कुछ साइन होता है। और फिर जब हम मीटिंग होने वाली होती है तो रिमाइंडर भी देता है कि आपकी मीटिंग आ गई है, तो वो पूरी मीटिंग रिकॉर्ड भी होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, सारों को पता लगे कि कौन सा बंदा कितना इंगेज है। इसके बाद हम डेवलप टीम इन प्रोजेक्ट में ओपन प्रोजेक्ट कैसे करते हैं कि इसमें हम टीम कैसे डेवलप करते हैं। इसमें लिए हमने एक टकमैन मॉडल पढ़ा था। तो टकमैन मॉडल क्या होता है कि उसमें फॉर्मिंग आता है, स्टॉर्मिंग आता है, नॉर्मिंग आता है, परफॉर्मिंग आता है और एडजॉर्निंग आता है।
कि इस मॉडल के हमने इसमें इसको देखते हुए डेवलप टीम कर। अब ये एग्जैक्टली तो मैप नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो ये सारी चीज़ें ओपन प्रोजेक्ट जो हमारा टूल है इसमें परफॉर्म हो रही हैं। अब जो फॉर्मिंग है ये कैसे हो रहा है कि फॉर्मिंग में होता क्या है कि क्लैरिटी इन रोल होना चाहिए, और जो है शेयर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कि अब हमारे ओपन प्रोजेक्ट में कैसे हो रही है कि जो हमारा टीम मेंबर है या जो भी है उसको हम एग्जैक्ट रोल बता रहे हैं कि उस वो क्योंकि कि उसने असाइनिंग है या अकाउंटेबल है, उसको हम उसका रोल बता रहे हैं, और उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि तुमने एक्टिविटी इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, उसमें पूरी हम उसको बता रहे हैं कि ये तुमने एक्टिविटी करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ होता है, और हमारी कम्युनिकेशन ऑनेस्ट हो रही होती है। इसके बाद स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हमारी जो टीम होती है उनको हम सब ग्रुप्स में बना देते हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी पे हम मल्टीपल्स लोग भी काम कर सकते हैं, उसको हम सब ग्रुप्स बना देते हैं ताकि वो मिलकर काम करें, और इसमें एक दूसरे में कोई कम्युनिकेशन होती रहे और सारा कुछ ठीक हो। इसके बाद नॉर्मिंग में क्या आता है कि मेंबर कोलैबोरेशन आती है, और प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं, कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मीटिंग इसमें अलाउ होती है तो मीटिंग भी कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस स्पेसिफिक एक्टिविटी में तो उसको एक्टिविटी को सॉल्व भी कर रहे होते हैं। और जो परफॉर्मिंग है इसमें परफॉर्मिंग में क्या होता है कि जो हमारा मेंबर है वो वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं, और गोल को जो हमारा गोल होता है उसको कमिट कर रहे होते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का इसमें क्या काम होता है कि वो जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको काम दे रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको एवेलुएट करता है, उसको फिर मैनेज करता है कि जो टास्क कंप्लीट हो गए उनको अलग कर दे, जो क्लोज कर दे, जो रहते हैं उनको देखे कौन कौन से रहते हैं, और जो इसके बाद सारा कुछ मैनेज कर होता है। और एडजॉर्निंग में क्या आता है कि असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कि कौन कौन सा काम कब हुआ और कैसे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। और इसके बाद जो होता है कि वो एक्नॉलेज करता है कि सबकी कंट्रीब्यूशन, जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं उन कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है कि इस बंदे ने इतना काम किया है, इस बंदे ने इतना काम किया है, पूरा एक एक्नॉलेज करता है, और आखिर में वो जो टीम होती है उसको खत्म कर देते हैं, सारा कुछ करते हैं। थैंक यू। अब आगे जैन डिफाइन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ जैनुल आबदीन और नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें वो है जी टाइम एंड कॉस्ट ट्रैकिंग का। इसमें बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और एक्टिविटी ड्यूरेशन ट्रैकिंग होती है। किस तरह होती है इसमें जो टीम मेंबर है, जो एक साइनी है, उसने एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया है टाइम पे, और अ, जो उसका अकाउंटेबल है टास्क का, उसका एस्टिमेटेड ड्यूरेशन कितनी दी, या जो टीम लीडर है उसने एस्टिमेटेड ड्यूरेशन कितनी दी। इसको स्केजूल के हिसाब से वो चेक करता है, और ये सारा कुछ मॉनिटर होता है। उसके बाद जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होती है, इसमें अर्न वैल्यू मैनेजमेंट किस तरह होती है, इसमें प्लान्ड वैल्यू, अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, इसके हिसाब से इस तीन मैट्रिक्स के हिसाब से वो सब कुछ मैनेज होता है। क्योंकि ये जो एक्चुअल सूट होता है इसमें ये वाला पार्ट पेड वर्जन में था, लेकिन हम इसको सेट नहीं कर पा रहे थे। जब हमने ये इस पे काम किया हम इसको सेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो पैरामीटर्स थे उनमें जो डिटेल्ड पैरामीटर्स थे एक टास्क के, उनमें इस चीज़ को देखा जा रहा था। उसके बाद आता है टाइम लॉगिंग एंड एफर्ट रिकॉर्डिंग। टाइम लॉगिंग एंड एफर्ट रिकॉर्डिंग में इस तरह है, अब एक टास्क का जो साइनी है और एक अकाउंटेबल है टीम मेंबर, उसमें जो असाइनी है वो अपना जो वो मल्टीपल टास्क में भी असाइनी हो सकता है। इस तरह वो अपना एक वीक के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद, फ़र्ज़ करें एक फेज़ के बाद अपना वो एक लॉग बनाता है। लॉग इस तरह जिस तरह उसमें वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो टास्क होती हैं उनमें वो असाइनी होता है, तो उनमें वो बताता है कि मैंने इस दिन एक टास्क पे इतने आवर्स लगाए, इस दिन एक टास्क पे इतने आवर लगाए, और अपनी वर्किंग आवर्स वो सारे बताता है। इस तरह एक एक चार्ट बनता है उस यूज़र का, एक फेज़ के हिसाब से या एक वीक के हिसाब से, एक टाइमलाइन के हिसाब से। इस तरह वो चार्ट जो होता है, वो जो डेटा होता है, वो प्रोग्रेस मेजरमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो कॉस्ट बेसलाइन और बजट मॉनिटरिंग होता है। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले इसमें होता है कि हम टॉप डाउन अप्रोच से एक बजट बनाते हैं, बजट असाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्चुअल वर्क पैकेजेस या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, वर्क पैकेजेस के हिसाब से जो टास्क बनती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट बजट असाइन होता है, और इस तरह कॉस्ट आती है। और जो बेस कॉस्ट लाइन है, कॉस्ट बेस लाइन है, उनमें जो वेरिएंस होता है उसको एनालाइज करती हैं, और इससे इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड फोरकास्टिंग का। इसमें बेसिकली टाइम और कॉस्ट
परफॉर्मेंस के हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिस तरह डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट में भी नज़र आ रहा है कि वो जो साइड पैनल है उसमें टाइम एंड कॉस्ट और बजट वगैरह ये सारा कुछ डिफाइन है। बजट में इस तरह हो रहा है कि नया बजट बजट जो पीछे डिस्कस हुआ है कि एक बंदा टॉप डाउन अप्रोच से बजट बनाता है, फिर उसके बाद वो बजट सारा एनालाइज होता है। इसमें इसमें टाइम ट्रेंड एनालिसिस होता है, फोरकास्टिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इस परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के ज़रिए। क्योंकि परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट बनती है वो एक जो स्टेक होल्डर होता है उसकी इंगेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो जी माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स। माइलस्टोन इस तरह जी माइलस्टोन एज अ कंट्रोल पॉइंट। माइलस्टोन इसमें ये है जो हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वर्क पैकेजेस में टास्क बनाते हैं या फेजेस बनाते हैं। फेजेस हर फेज के एंड पे उसका माइलस्टोन होता है, एक कंट्रोल पॉइंट या एक रिव्यू पॉइंट कर लें। इसमें इस तरह होता है कि मतलब एक फेज है उसमें डिफरेंट टास्क हैं, वो फेज खत्म होगा तो उस फेज के एंड होने तक हमारा प्रोजेक्ट किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। माइलस्टोन बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस इससे बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिलीवरेबल है, और डिलीवरेबल डेफिनेशन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। इसमें जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बेसिकली क्लियरली डिफाइन होता है कि प्रोजेक्ट जो वर्क है वो वर्क प्रोडक्ट है वो क्या है, और जो डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट है वो क्या है। और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी स्टेक होल्डर्स की जानिब से बताया गया होता है ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हों, उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट हों। उसमें चेंज कंट्रोल इम्पैक्ट और माइलस्टोन एंड चेंज कंट्रोल इम्पैक्ट ऑन माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स। इसमें इस तरह होता है कि जी अगर हम टेलरिंग के ज़रिए एक गैंट चार्ट है, उधर हम टेलरिंग के ज़रिए अगर कोई भी किसी भी टास्क का स्कोप या एंडिंग टाइम या स्टार्ट टाइम चेंज करते हैं, उसमें एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। उसमें जो माइलस्टोन होते हैं, डिलिवरेबल्स होती हैं, वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। और जो फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस होता है, ये एसेंशियल होता है रिवीजन को मैनेज करने के लिए एंड मेंटेन प्रोजेक्ट अलाइनमेंट। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर साइन ऑफ एंड डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्मल स्टेक होल्डर अप्रूवल हर डिलीवरेबल पे ज़रूरी होता है। जिस तरह माइलस्टोन हर फेज़ के बाद माइलस्टोन है, वो इसीलिए है कि जब एक फेज़ ख़त्म हो उसका माइलस्टोन अचीव हो रहा है तो उसके बाद एक स्टेक होल्डर की अप्रूवल या इंगेजमेंट आती है ताकि हम चेक कर सकें कि हम उसकी एक्सपेक्टेशंस या कि काम कर रहा है, काम हो रहा है या नहीं। इस बेसिक पॉइंट का ये मतलब है। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस आ रहा है एंड डिलीवरेबल वेरिफिकेशन आ रहा है। जो एक डिलीवरेबल बनता है वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के अंडर को जाता है। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, वेरिफिकेशन होती है तो उस सेटिस्फाई दी स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय द स्टेक होल्डर ताकि हम उसके क्वालिटी अश्योर कर सकें, एक स्टेक होल्डर की वेरिफिकेशन ले सकें। इसमें अब स्क्रीनशॉट में भी डिफाइंड है। ये आप देख सकते हैं कि माइलस्टोन है, ऊपर समरी टास्क है, वो फेज़ है। अब पहले फेज़ का माइलस्टोन 9 है, दूसरे फेज़ का माइलस्टोन 13वां है। अब इस तरह गैंट चार्ट में भी विजिबल है कि पहला फेज़ है, उसके बाद ये माइलस्टोन हमने अचीव किया है, इस पे हम स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट लेंगे कि माइलस्टोन अचीव हो रहा है कि नहीं। अभी और ये दूसरा फेज़ है, दूसरे फेज़ में अब इस तरह है, दूसरे फेज़ के अंदर उसका माइलस्टोन है। इस तरह हम ये माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद है जी बेनिफिट्स ऑफ ओपन प्रोजेक्ट। इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, इफेक्टिव कोलैबोरेशन होती है। किस तरह एक अकाउंटी होता है, एक असाइनी होता है, और हर टास्क जो कंप्लीट होती है असाइनी की तरफ से उसको अकाउंटेबल जो टीम मेंबर होता है उसको चेक करता है कि वो काम ठीक है या नहीं है। इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग वर्क करती है। उसके बाद ट्रैकिंग आ रही है। ट्रैकिंग ट्रैकिंग इस तरह होती है कि मतलब हर ये स्केड्यूलिंग, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल और हर ये टास्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें एक ऐसे सॉफ्टवेयर में आ गई हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग हमारी इजी हो गई है। टाइम ऑप्टिमाइजेशन, हर टास्क जो है वो एक यूज़र की जो अवेलेबिलिटी है और उसकी बेस पे और साइन हो रही है। उस टास्क पे एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड हो रहा है और एस्टिमेटेड टाइम उसके लिए कितना दिया गया था, ये अब ट्रैक हो रहा है। एक्चुअल टाइम यूज़र इस तरह मतलब जैसे मैंने पहले एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से हो रहा है। उसके बाद अजाइल अप्रोच है। इसमें इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली अजाइल अप्रोच यूज़ हो रही है। किस तरह कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहा है। मतलब अगर कोई काम नहीं हो रहा है, इन एनी केस ऑफ इनकन्वीनियंस, इनकम्प्लायंस
तो उसके बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको उस टास्क को दोबारा कर सकते हैं। जैसे स्टेटस में जब असाइन होता है टास्क, उसके स्टेटस में हम डिफरेंट स्टेटस हमारे पास अवेलेबल होते हैं ताकि हम उस टास्क को ट्रैक कर सकें। इस तरह इटरेटिव अप्रोच इसमें अचीव हो रही है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस आती हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसमें रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया गया, अर्न वैल्यू एनालिसिस का मैट्रिक्स नहीं प्रोवाइड किया गया। उसके बाद नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स ऑफ यूजर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें रिसोर्स ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर की बेस पे रोल आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। ये एक इशू है। मतलब रोल जो असाइन हो रहे हैं यूजर को, वो एक मतलब एक टीम लीड के जरिए हो रहे हैं, रिसोर्स ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं हो रहे। उसके बाद नो आर ए सी आई चार्ट, इसमें चार्ट तो नहीं है लेकिन जो रोल हैं वो इसी के बेस पे असाइन हो रहे हैं। इसमें इसका चार्ट नहीं बन रहा है बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में। उसके बाद नो रैम मैट्रिक्स, इसमें रैम मैट्रिक्स भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। उसके बाद परेटो चार्ट और कंट्रोल चार्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल भी इसमें नहीं है। इसके बाद फाइनली इसकी कंक्लूजन पे आते हैं जी। की नॉलेज एरिया स्कोप, टाइम कॉस्ट, रिस्क, क्वालिटी एंड स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट करता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अनेबल करता है स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन थ्रू प्रोसेस ग्रुप्स, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड क्लोज। एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन एक ऑफ अ प्रोसेस इस उसमें इस सॉफ्टवेयर में देखी जाती है। उसके बाद स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट को इनहेंस किया जाता है। इसके बाद अलो मेथडोलॉजी टेलरिंग फॉर अजाइल और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट डिलीवरी। उसके बाद आता है जी फैसिलिटी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू लेसन लर्न डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं एक फेज़ के बाद, उसके बाद जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आती है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रोवाइड रियल टाइम डेटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूज। जो रिपोर्ट एक स्टेक होल्डर को एक फेज़ के बाद प्रोवाइड की जाती है उसमें रियल टाइम डेटा भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक अटैच फाइल उसमें हम दे सकते हैं, उसमें हम दे सकते हैं एज अ टीम मेंबर, ताकि स्टेक होल्डर की वैलिडेशन आ सके एक फेज के लिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।